3 नवंबर 1942 सुबह 7 बजे हुजूर ने संगत को प्रसाद दिया ताकि लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर वापस जा सकें। इसके बाद डाक सुनी। शाम को सत्संग बाबू गुलाब सिंह जी ने किया क्योंकि हुजूर बहुत थक गए थे। श्रद्धा तथा भक्ति का विषय गद्य में था, जिसमें हिंदी के बहुत से शब्द थे। श्रद्धा और भक्ति वह नींव है जिस पर परमार्थ की इमारत खड़ी की जाती है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत कैसे मजबूत होगी। कल 7:30 बजे हुजूर डलहौजी डंगे को देखने के लिए नहर के रास्ते जा रहे हैं। भोजन रास्ते में ही किया जाएगा। डलहौजी का दौरा 4 नवंबर 1942 भाई शादी और हुजूर महाराजी कार में नहर की पटरी के रास्ते डलहौजी को सुबह 7:30 बजे चल दिए। रास्ते में नहर के पुल के पास गुमान की संगत दर्शन के लिए आई हुई थी। वहां 5 मिनट रुककर आगे चले। रास्ते में गग्गड़ भाना और कादियां दिखाई दिए। फिर समराव ब्रांच आई। उसके बाद पटरी से उतरकर मलिकपुर के पास जरनैली सड़क पर चले गए। पठानकोट में लाला मलावामल बंसीलाल को सीमेंट के लिए पूछा गया, परंतु सीमेंट नहीं था। चक्की की चौकी पर 10:30 बज गए। वहां मैं और स्वरूप सिंह हुजूर से इजाजत लेकर चक्की नदी देखने गए। दुकानों से दही के लिए पूछा, लेकिन दही कहाँ। चक्की से 11:30 बजे के करीब दोनों वापस आए। भाई शादी का विचार था कि भोजन करने में देर ना लग जाए, क्योंकि सर्विस 1 बजे चलती है। भाई शादी बर्फी लाया, स्वरूप सिंह पानी लाया और हुजूर को मोटर कार में ही खाना दिया गया। हम तीनों ने बाहर सड़क पर बैठकर खाना खाया। सफर में खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। यूं भी बीवियां सफर के लिए खाना बड़ी सावधानी से बनाती हैं। सेब की सब्जी, शलगम की तरकारी, गाढ़ी उड़द की दाल और साथ में पराठे। खाना खाकर थोड़ा आराम किया। उसके बाद फिर सफर जारी किया। इतने में एक अंग्रेज साहिब और मेम की कार आकर हमारी कार के आगे बैरियर के पास डट गई। ड्राइवर अमृतसर का बड़ा सज्जन पुरुष सिख था। उसने हुजूर को पहचान लिया, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और कहने लगा, यह अंग्रेज मैसर स्पिनर्स का मैनेजर है और बंबई से सैर के लिए इधर आया है। पहले मनाली की सैर की, वहां से अब डलहौजी देखने जा रहा है। इसे बावा प्रदुमन सिंह ने ड्राइवर समेत कार दी हुई है। फिर ड्राइवर ने बताया कि मनाली के रास्ते में मेम साहिब कार चलाना चाहती थी, परंतु मैंने यह खतरा मोल लेना पसंद नहीं किया और गाड़ी छोड़कर अलग खड़ा हो गया। तो मजबूर होकर दोनों ने मान लिया कि ड्राइवर ही गाड़ी चलाए। जब मैदान आ गया तो मेम साहिब का ड्राइवरी का चाव पूरा कर दिया गया। बैरियर पर कार हमसे आगे थी, परंतु हम आगे निकल गए। रास्ते में बकलोह के नीचे गोरखा सत्संगी इकट्ठे हो गए थे। वहां हजूर को 5 मिनट उतरकर बातचीत करनी पड़ी। तब अंग्रेज की कार आगे थी। दुनेरा पहुंचकर हम चारों ने लेमनेट पिया। हजूर ने अपने पास से पैसे दिए। डलहौजी 4 बजे पहुंच गए। डंगे को देखा गया। डंगा सचमुच लाला त्रिलोकचंद इंजीनियर ने लाला दीवानचंद ठेकेदार की सलाह से बहुत मजबूत बनाया था। ठोस चट्टान मालूम होती थी। ऊपर से चौड़ा है, नीचे नींव 6 फुट चौड़ी दी गई है। डलहौजी में आजकल मौसम बड़ा सुहावना है। दिन को धूप अच्छी निकलती है। आसमान पर बादलों का नाम तक नहीं। मौसम ठंडा और बड़ा सुहावना है। सुबह से शाम तक बहुत ठंड रहती है। जब हम पहुंचे तो हवा सामने के बर्फीले पहाड़ों से इधर आ रही थी और ठंड मालूम होती थी। मैंने गर्म कपड़े पहन लिए। हुजूर ने भी ओवरकोट पहन लिया, परंतु कहीं बाहर सैर को नहीं गए।
मैं और लाला त्रिलोकचंद रात को 8 बजे खाना खाकर जरा घूमने गए। बाजार और सड़कों पर घोर अंधेरा था। सिर्फ कमेटी का एक लैंप गिरजाघर के चौक पर जल रहा था। हम टॉर्च लेकर चले थे, नहीं तो जरूर किसी गड्ढे में गिरते। शायद सारे वर्ष में सबसे ज्यादा अंधेरी रातें आजकल होती हैं। संस्कृत के कवि शूद्रक ने ऐसे अंधेरे के विषय में क्या उचित कहा है। मानो अंधेरा शरीर से चिपकता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि आकाश से पिसा हुआ सुरमा बरस रहा है और आंखें ऐसी बेकार हो गई हैं जैसे बुरे आदमी पर उपकार बेकार हो जाता है। लिम्पतीव तमो अज्ञानी वर्षतीव वा जन्म नभा असत्य पुरुष सवेव दृष्टिर विफलताम गता। अंधेरे की गहराई को इससे अधिक ठीक शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। रात को अच्छी सर्दी थी, रजाई के ऊपर कंबल डालना पड़ा। 5 नवंबर 1942। सुबह 10 बजे के करीब हुजूर धूप में आए तो बड़ा आराम महसूस हुआ और फरमाया कि यहां बड़ा एकांत और शांति है। फिर मैंने डाक के 2 पत्रों का जवाब सुनाया और इजाजत लेकर सैर को चला गया। कचहरी के पास तिब्बत का कोई व्यापारी बहुत मीठा और सस्ता अखरोट लाया था। कई बोरे थे। जब 2 अखरोट टकराए तो टूट गए। लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिए। मैं और स्वरूप सिंह ड्राइवर दोनों वहां पहुंचे। व्यापारी के पास जीरा भी बढ़िया था। हमने उससे कहा कि हमारी कोठी पर आकर दोनों चीजें दे जाए, परंतु लोगों ने कहा कि अखरोट तो सब यहीं बिक जाएंगे। बस हमने भी 100 ले लिए और वहीं खाना शुरू कर दिया। वापस आए तो कोठी पर राय बहादुर दीवान सोहनलाल साहिब वकील चंबा से हुजूर से मिलने आए हुए थे। उनसे हुजूर बातें करते रहे, मैं खाना खाने चला गया। एक बात भूल गई। जब हम जा रहे थे तो श्री त्रिलोकचंद एक पठान से बर्मी भाषा में बातचीत करने लगे। बातचीत के बीच में बुमान का शब्द मेरे कान में पड़ा। मैंने उनसे उसका अर्थ पूछा तो कहने लगे कि बू कहते हैं साहिबा को और मान का अर्थ है स्त्री। बुमान से मतलब मालिक मेम साहिब है। बीवी को भी बर्मी में मान कहते हैं। अच्छी भाषा है। रात को मुझे ठंड से बुखार हो गया, सुबह कुछ हल्का हो गया। डेरा में वापसी 6 नवंबर 1942। डलहौजी से सुबह 8 बजे चलकर रास्ते में भोजन किया। मैं मोटर कार में लेटा रहा। बीबी लाजो ने सबको खाना खिलाया। फिर हजूर ने गुरदासपुर में ही माल अफसर सरदार गुरबख्श सिंह के यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का भोग डाला और कुछ शब्द कहे। रास्ते में बटाला में लोहारों के साथ मशीनों की बातचीत की और अमृतसर शाम के 4 बजे पहुंच गए। वहां हजूर ने सत्संग किया। मैं और बालक राम रेलवे स्टेशन पर किसी से मिलने चले गए। हजूर वहां से मुझे लेकर सीधा डेरा की ओर चल दिए। 7 से 9 नवंबर 1942। मुझे बुखार अब भी है। 101 डिग्री रहता है। डाक बहुत इकट्ठी हो गई थी। अमेरिका के 5 पत्र टाइप करवाकर भेजे गए। एक अमेरिकन सत्संगी ने लिखा था कि मैं और मेरी पत्नी आत्मिक शक्ति से इलाज करने का काम करते हैं और मुफ्त करते हैं। हम यह काम बंद नहीं करना चाहते। उनको जवाब दिया गया कि या तो परमार्थी उन्नति बंद हो जाएगी या यह काम बंद करना होगा। उन्हें यह एतराज था कि तुम लोग गुरु को खुदा समझते हो, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर दिया गया कि गुरु को बड़ा भाई या उस्ताद समझकर उनके कहने के अनुसार अभ्यास करके अंदर जाओ, फिर उनका उन लोगों में सम्मान और पहुंच देखो।
सांगली और बंबई का दौरा 10 से 12 नवंबर 1942। सुबह के 5 बजे हैं। मुझे तेज बुखार है, बैठना कठिन है, परंतु हुजूर साथ ले जाना चाहते हैं। कार में ब्यास रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। वहां से सेकंड क्लास में बैठ गए। बुखार तेज था, डिब्बे में भी भीड़भाड़ थी। डॉक्टर साहिब और दीवान साहिब को फिक्र थी कि सफर में बुखार ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि सफर बहुत लंबा था। मैं मुश्किल में था, यानी ना तो सफर का शौक था, ना यहां रुक जाने का। हजूर की मौज पर अपने आप को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि हुजूर से विनती करो। मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने स्वयं ही विनती की होगी, जिसके जवाब में हुजूर ने स्वर्गीय लाला मंगत राय साहिब की याद ताज़ा कराई कि एक बार उनको डेरा में निमोनिया हो गया। हमने कहा कि इस हालत में सिरसा ना जाओ। उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह ना की और चले गए। रास्ते में शाम को निमोनिया गायब। जिनको पूर्ण विश्वास है, उनकी संभाल मालिक खुद करता है। रास्ते में सरदार भगत सिंह और इंपीरियल बैंक के मैनेजर आलूवालिया साहिब संगत के साथ दर्शन के लिए जालंधर रेलवे स्टेशन पर आए। सरदार साहिब जालंधर छावनी तक हमारे साथ रहे। हिटलर का भाषण हो चुका था। उसको पढ़ने का शौक प्रकट किया। उर्दू का अखबार खरीदा और उन्होंने उस भाषण का सारांश जो अखबार में लिखा था पढ़कर सुनाया। मेरी और उनकी यह राय थी कि अब हिटलर में वह जोश और शेखी नहीं रही जो पहले भाषणों में पाई जाती थी। उसके बंद कुछ ढीले पड़े हुए हैं। रूस के स्टालिनग्राड पर डटे रहने और अंग्रेजों के उत्तरी अफ्रीका में आगे बढ़ जाने के कारण उसकी शेखी किरकिरी हो गई है। फिल्लौर और लुधियाना में संगत दर्शन के लिए आई हुई थी। लुधियाना से आगे मैं हुजूर के डिब्बे में नहीं गया और सारा दिन सोया रहा। शाम को बुखार कम हो गया। रास्ते में डॉक्टर साहिब ने मुझे दूध और कुनैन पिलाई। अंगूर खाए, संतरों का रस पिया। 2 पढ़े लिखे बनिए सेठ और एक मुसलमान पंजाबी अफसर भी फौजी लोगों के अलावा हमारे डिब्बे में थे। मुसलमान साहिब और एक बनिया सेठ अच्छे भ्रमण करने वाले साबित हुए। सेठ साहिब ने व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक अपनी लंबी रेलवे यात्रा की घटनाएं बड़े अनोखे ढंग से सुनाई कि 300 मील तक कोई स्टेशन नहीं आता। जब आता है तो केवल एक ही क्लर्क स्टेशन पर होता है। वही सिग्नेलर, पार्सल क्लर्क तथा बुकिंग क्लर्क का सब काम करता है। 2 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता। पहले से ही खाने का प्रबंध रखना पड़ता है। लेनिनग्राड में उनका बाथरूम साफ करने वाला कार में सवार होकर रबड़ के बड़े बड़े लंबे दस्ताने पहनकर उनका शौचालय साफ करने आया करता था। एक बार उसने उनको चाय पर बुलाया। सेठानी साहिबा चकराई कि हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु लाचार होकर चली गई। वहां जब ठंड महसूस हुई तो उनकी श्रीमती जी ने अपना कोट अंदर से निकालकर सेठानी साहिबा को पहना दिया। मुसलमान साहिब ने कहा कि धर्म झगड़े की जड़ है। हुजूर ने उत्तर दिया कि सबके रीति रिवाज अलग अलग हैं और रीति रिवाज केवल रहने का ढंग है। रूहानियत सब धर्मों की एक ही है। दिल्ली में बहुत सी संगत आई हुई थी। हुजूर के लिए सरदार जगजीत सिंह साहिब की कार आई हुई थी। फिर भी दरियागंज पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। वहां जाकर खाना खाने के बाद 1 बजे रात को सब लोग सो गए। सुबह हुजूर नीचे सत्संग हॉल में संगत को दर्शन देने के लिए बैठे रहे। फ्रंटियर मेल गाड़ी आधा घंटा लेट थी। मेरी ड्यूटी यह थी कि सामान तांगे में लदवाकर सबके टिकट लेकर रेल में रखवा दूं। लाला अमरनाथ भार्गव मेरे साथ थे। हमारा रिजर्व डिब्बा
पहले से प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने खड़ा था। उसमें सामान रखवा दिया तो याद आया कि मेरा हरा बैग दरियागंज रह गया था। उसमें 2000 के लगभग रकम थी और रानी साहिबा के सामान का तांगा नहीं पहुंचा था। इसलिए तांगा लेकर तेजी से दरियागंज पहुंचा तो हुजूर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मोटर कार से रेलवे स्टेशन को चल दिए थे। अपने कमरे में गया, बैग वहां नहीं मिला। निराश होकर नीचे आया तो इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं बैग नजर नहीं आया। वहां नीचे 2-4 आदमी थे। एक ने मुझे पहचाना और बैग निकालकर मुझे सौंप दिया। कहने लगा कि कल यह बैग मैंने आपके हाथों में देखा था जब आप गाड़ी से उतर रहे थे। अब मैंने इस बैग को यहां नीचे पड़ा देखा। सब लोग चले गए हैं, मैंने सावधानी से उठा लिया। आपको हैरान देखा तो समझ गया कि आप बैग की खोज कर रहे हैं। यह लो। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया और हुजूर की विशेष गुप्त दया का भी, जो हर समय और हर हाल में होती रहती है। मन ही मन में धन्यवाद करता हुआ स्टेशन की ओर भागा। गाड़ी में बड़ा वक्त था। 8 बजे गाड़ी आई। हमारा डिब्बा रिजर्व था। डिब्बे में 4 सीटें थी। पीछे भी बहुत बढ़िया गद्दे बैठकर सहारा लेने के लिए लगे हुए थे। दिल्ली से हमारे साथ श्री हेमचंद्र भार्गव और श्री सचदेव और 2-3 लड़के नई दिल्ली तक हुजूर के दर्शन करते हुए गए। वहां से चलकर गाड़ी मथुरा में ठहरी। वहां श्री अमरनाथ के मामा जी श्री द्वारिकानाथ, मथुरा के वकील और उनके भाई साहिबान कुछ दूसरे आदमियों के साथ हुजूर के दर्शन के लिए आए। बीना से पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। बारिश अधिक होने के कारण बड़ी हरी भरी घाटियां पहाड़ों से घिरी हुई एक दूसरे के बाद नाचती हुई हमारे सामने से जल्दी जल्दी भागती मालूम होती थी। शामगढ़ के स्टेशन पर गाड़ी काफी समय के लिए रुकी। सुनने में आया कि यहां एक वैष्णव होटल है जिसमें यात्री लोग भोजन करते हैं। वैसे तो डाइनिंग कार में भी बहुत से लोग भोजन करने गए। नागदा में जनरल साहिब ने खाना भेजा। पूरियां और कई प्रकार की सब्जी थी जिनमें हलवाई ने उस इलाके की रीति के अनुसार बहुत नमक मिर्च डाल रखा था। सौभाग्य से दूध की काफी मात्रा साथ थी। दूध, डबल रोटी और मक्खन जो श्री भार्गव अपने साथ लाए थे, आड़े समय पर खूब काम आए। रतलाम में गाड़ी कुछ देर ठहरी। यहां से इंदौर 30 मील है। रतलाम में हम सब लोग खाना खाकर सो गए। आदत के अनुसार हुजूर ने अपने ट्रंक को सुरक्षित रखने के लिए सीट के नीचे रखवाया और जंजीर बांधकर उसमें ताला लगवा लिया। हमने सब खिड़कियां इत्यादि अंदर से बंद कर ली, क्योंकि यह सब अंदर से बंद हो सकती हैं। निश्चिंत होकर सो गए, किसी ने रास्ते में नहीं जगाया। सुबह मैं तो 5-6 बजे के करीब उठकर मुंह हाथ धोकर फिर सो गया और हम 8-9 बजे तक सोते रहे, जब तक धूप ना निकल आई। उस समय बंबई के पास के स्टेशन पर पहुंच चुके थे और BB&CI की लोकल ट्रेन बड़ी तेजी से चल रही थी। समुद्र का दृश्य देखा। जगह जगह पर नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को नालियों से ले जाकर क्यारियां बनाई गई थी, जिनमें पानी सूखकर नमक रह जाता है। बीच बीच में बहुत से हरे पेड़ दिखाई पड़ते हैं। सारा दृश्य पानी और हरियाली का है। लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष खड़े हैं, परंतु सब एक ही ओर को झुक रहे हैं। हुजूर के ओर की दोनों खिड़कियां खोल दी गई, जिससे हवा और प्रकाश अंदर आए। हमने भी केवल शीशों के पर्दे रहने दिए। हुजूर ने फरमाया कि वृक्षों का एक ओर झुकना प्रकट करता है कि हवा का रुख एक ही ओर को जोर का रहता है। हम सब 10 बजे के बाद बंबई पहुंचे। वहां सत्संगियों की बहुत भीड़ थी।
बहुत से महाराष्ट्र के लोग थे। कोई कोई सिख तथा कहीं कहीं पंजाबी हिंदू बाबू भी दिखाई पड़ते थे। वहां कई फोटो लिए और वहां से मोटर कारों में सवार होकर लेमिंगटन रोड से होते हुए सैंडहर्स्ट रोड से लक्ष्मी बाग में आ गए। यह मकान किसी नेक दिल विधवा ने बारात वगैरह के ठहरने के लिए बना रखा है। इसका किराया 30 रुपये प्रतिदिन के करीब है। उसमें गर्म और ठंडा पानी नल के द्वारा जब चाहे मिल जाता है। बिजली का करंट छोड़ दो, पानी गर्म मिलेगा। जितना गर्म चाहें उतना गर्म कर सकते हैं। हुजूर नीचे के बड़े हॉल में सत्संग फरमाते हैं। ऊपर की मंजिल में एक कमरे में महाराज जी और दूसरे साथ वाले कमरे में मैं और डॉक्टर साहिब रहते हैं। मकान हवादार और खुला है। यह चौपाटी के पास ही ओपेरा हाउस गली भटवाड़ी में है। अगर बस से आना हो तो ओपेरा हाउस का टिकट ले लो। वहां हम तो आराम करते रहे, परंतु हुजूर राय बहादुर गुलवंत राय के समधी का कारखाना और कोठी देखने चले गए। फिर दोपहर को 4 बजे के लगभग हम सब लोग कारों में बैठकर वीटी स्टेशन को चल दिए। वहां जनरल साहिब मिल गए और फिर वहां से डेक्कन क्वीन नामक एक गाड़ी पकड़ी, जिसमें केवल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के टिकट वाले लोग ही बैठ सकते हैं। और यह बड़ी तेज चलने वाली और आरामदेह गाड़ी है। इसे सारे हिंदुस्तान में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कहा जाता है। 3 घंटे में पूना 126 मील की रफ्तार से पहुंचा देती है। बिजली से चलती है। रास्ते में हरे भरे मैदान, कोठियां और समुद्र का बड़ा मनोरंजक दृश्य आता है। इसके बाद पहाड़ और घाटियां दिखाई देती हैं। इस प्रकार की गाड़ी पंजाब में नहीं देखी। रास्ता बाहर से नहीं है, बल्कि सारी गाड़ी में अंदर ही अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं। इसमें एक फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकंड क्लास, भोजनालय और एक बैठने का कमरा है। हुजूर फर्स्ट क्लास में दीवान साहिब के साथ हैं। जनरल साहिब और उनकी श्रीमती जी दूसरे फर्स्ट क्लास में हैं। मैं और भाई शादी सेकंड क्लास में जा रहे हैं। जैसे पंजाब में डीजल कार के दोनों ओर लंबी लंबी खिड़कियां लगी हुई हैं, वैसे ही इस गाड़ी में एक तरफ तो यात्रियों के लिए लंबी खिड़की सी है, दूसरी ओर छोटा सा दरवाजा और उसके परे बरामदा है। सबके लिए अलग अलग एक एक शौचालय बना है। अंदर के रास्ते से सोडे और चाय वाला आवश्यकता अनुसार यात्रियों को सोडा और चाय पिलाता है। गद्दे अच्छे, स्थान खुला, मतलब यह है कि हमारे देखते देखते पूना का स्टेशन आ गया। मोटर कारों में बैठकर जनरल साहिब के मकान पर रात के 9 बजे के करीब जा पहुंचे। रास्ते में लेफ्टिनेंट ब्रिजलाल कपूर के मकान पर मैं, भाई शादी और हुजूर गए। वहां संगत को दर्शन दिए। जनरल साहिब ने नया मकान 1.25 लाख रुपए की लागत से बनाया है। उसमें हरी दानेदार टाइलों का फर्श कहीं कहीं बहुत सुंदर लगता है और दोनों मंजिलों के साथ बने गोलाईदार छज्जे हुजूर को बहुत पसंद आए। उनमें कमानीदार लोहा है जिससे बड़ी हवा आती है। दोनों मंजिलों के छज्जों में कुर्सी गद्दे लगे हैं। पूना में मौसम बड़ा सुहावना था। हुजूर के साथ हमें भी ऊपर की मंजिल पर कमरा दिया गया। लोहे के पलंगों पर हरे हरे मोटे गद्दे लगे हुए हैं। भोजन करने के लिए नीचे रसोई के पास भोजन करने का कमरा है, जिसमें मेज कुर्सी नहीं बल्कि एक लकड़ी का पट्टा आगे और एक नीचे रख लेते हैं। एक पर खाने वाला बैठ जाता है, दूसरे पर थाली और कटोरियां रखी जाती हैं। पानी के लिए गिलास के स्थान पर पीतल की भारी भारी कटोरियां होती हैं, जिनमें काफी पानी आ जाता है। 13 से 14 नवंबर 1942। 13 तारीख की दोपहर को हम पूना से चले।
रास्ते में लोनंद के स्टेशन के आगे गाड़ी 270 डिग्री का चक्कर काटती है और दृश्य देखने लायक है। इस प्रदेश में कपास यानी रुई, तंबाकू और चरी खड़े थे। खांड के कारखाने और रुई के कारखाने भी थे। रास्ते में सतारा आता है और कोल्हापुर भी। रात के 7:30 बजे हम सब बुध गांव के स्टेशन पर उतर गए, जो मिराज जंक्शन से एक स्टेशन इधर है। वहां पर राजा साहेब और सर जोशी साहेब रेलवे स्टेशन पर हुजूर के स्वागत के लिए उपस्थित थे। वहां से सांगली का महल 1.5 मील होगा। हम सब मोटर कारों में वहां तक पहुंचे। सामान पीछे आ गया। हुजूर को राजा साहेब ने अपने महल में ऊपर की एक मंजिल में एक कमरा दे दिया, जहां उनका परिवार रहता था। हमें इससे लगभग 1 फरलांग पर उसी महल के मेहमान घर में कमरे दिए गए। निस्संदेह महल राजाओं के लायक है और मेहमान घर भी बहुत अच्छा है। हर तरह के आराम का सामान मौजूद है। नीचे स्नान घर है जिसमें पानी के नल है। उससे परे फ्लश लगा शौचालय है। नौकर बाल्टियों में गर्म पानी भरकर लाते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त यहां बड़ी ठंड होती है। यह स्थान पूना से कुछ अधिक गर्म और बंबई से अधिक ठंडा है। कल दोपहर को बड़ी धूप थी, जिसमें चलना कठिन था। शाम को भी ज्यादा ठंडक नहीं होती है। सुबह हुजूर वहां सत्संग फरमाते हैं। केवल राजा साहिब के संबंधी, नौकर चाकर इत्यादि और हम लोग जाते हैं। कोई कोई बड़ा अफसर या शहर का बड़ा धनी आ जाता है। शाम को 7 बजे सत्संग क्लब घर में होता है, जो यहां से 1.25 मील के करीब दूरी पर है। अधिकतर हुजूरी वाणी का पाठ होता है। गुरु गुरु में हृदय धरती, सद्गुरु का नाम पुकारो, मिली नर देह ये तुमको इत्यादि शब्द लिए जाते हैं। आज सत्संग का दूसरा दिन था और क्लब घर के सत्संग में बड़ी भीड़ थी। कोई 1000 के करीब स्त्री पुरुष होंगे। फिर भी पत्ता हिलने तक की आवाज नहीं हुई। लोगों ने इतने ध्यान से सत्संग सुना कि सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने ऐसी शांति अपने सत्संग में नहीं देखी। कारण यह है कि इस सत्संग में कोई भी बच्चा नहीं आने दिया गया था। 15 नवंबर 1942। राजा साहेब हमारी देखरेख के लिए स्वयं हमारे कमरे में आए। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम सब अपने घर से भी अधिक आराम से हैं और उनका धन्यवाद किया। इधर उधर की बातें की और सत्संग के विषय में चर्चा होती रही। 16 नवंबर 1942। सुबह 10 बजे हुजूर ने यहां के स्त्री पुरुषों को नामदान बख्शा। करीब 50 स्त्रियां और 40 पुरुष होंगे। यहां की स्त्रियों और पुरुषों का पहनावा सादा है। पंजाब की तरह भड़कीले वस्त्र नहीं पहने जाते। केवल एक बंडी यानी चोली और नीचे रंगदार धोती होती है। स्त्रियां प्राय रंगदार परंतु सादा पहनावा पहनती हैं। पुरुषों की तरह धोती बांधी जाती है। यहां के सब लोग लंबे और तंदुरुस्त हैं। कोई भी दुर्बल व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। स्त्रियां भी सुदृढ़ हैं तथा उनके शरीर गठे हुए हैं। पुरुष लंबे नहीं बल्कि पतले हैं। स्त्रियां पुरुषों से अधिक मोटी ताजी मालूम होती हैं। ये लोग बहुत सभ्य हैं। राजा साहेब अपनी प्रजा के हर व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही गरीब हो, अपने पास बुलाकर बातचीत करते हैं और उनसे भाइयों की तरह बर्ताव करते हैं। राजा और प्रजा में मेल मिलाप पश्चिमी देशों के मुकाबले में बहुत अधिक है। लोग भी खुशहाल मालूम होते हैं। यहाँ खाना पंजाब से अधिक स्वादिष्ट बनता है, अर्थात कई ऐसे व्यंजन हैं जो पंजाब से ज्यादा अच्छे बनते हैं। कई ऐसे भी हैं जो पंजाब में नहीं बनते। मीठी ब्रॉगड़ी यानी रोल्ड ब्रेड, जिसे करौंजी कहते हैं, और छोटी छोटी मीठी पूड़ियाँ जो पहले घी में तलकर फिर चीनी की चाशनी में डालकर बनाई जाती हैं,
पंजाब की जलेबियों की याद दिलाती हैं। हरी मिर्च कूट पीसकर हर खाने के साथ थाल में अलग रख देते हैं। ये लोग मिर्च खूब खाते हैं। दही में खीरे की फाके डालकर और केले की कतलियां डालकर अलग अलग थाली में एक एक तोला रख देते हैं। दाल और चावल हर खाने में देते हैं। दाल पतली परंतु कड़ी हुई, बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी, एक तरह की फलियां पतली पतली काटकर घी में भुनी हुई, आलू तले हुए, फुल्का पतला परंतु बड़ा सा, तोरियां, भिंडी आदि बनाए जाते हैं। हलवे को शीरा कहते हैं और दलिये का बनाते हैं। सुबह चाय के साथ छोटी छोटी मठियाँ, केला, मक्खन टोस्ट, गुलकंद अर्थात सोपाक, जिसमें नारियल की गिरी और गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, खोया जिसमें कुछ खट्टी चीज़ और नारियल की गिरी होती है, बनाए जाते हैं। शाम को सत्संग में हुजूर ने कबीर साहिब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया। महाराष्ट्र में गणपति की पूजा होती है, इसलिए हुजूर ने गणपति की वास्तविकता स्पष्ट की और फरमाया कि परमात्मा को पानी, पत्थर और कागज में ना ढूंढे। यह भी फरमाया कि जितने का कमल वहां उतने ही देवनागरी के अक्षर होते हैं। इसके बाद दिल का हुजरा साफ कर पढ़ा गया। रात के 8:15 बज गए। उस दिन दोपहर को हम सब लोग गजानन मिल्स में साड़ियां बनती देखने गए और जेल खाना भी देखा। मराठी साड़ियां 5 गज से लेकर 9.5 गज तक की हैं। ऐसी साड़ियों का रिवाज उत्तरी भारत में नहीं है। 17 नवंबर 1942। आज सुबह हुजूर कार में सांगली का अतिथि गृह यानी गवर्नर इत्यादि के लिए पुराना महल, शस्त्र गृह, गणपति का मंदिर, अजायब घर देखने गए। मैंने और दीवान साहिब ने नारियल का पानी पिया। यहाँ खेतों की मिट्टी का रंग काला है, कुछ गीली सी लगती है। खेतों में हल्दी लगी हुई थी। जब मैंने जिमीकंद का खेत देखा तो पूछा, यह क्या है? बोले, सूरन का गड्ढा। परंतु ना तो मुझे कहीं सूर दिखाई पड़े न गड्ढा। हैरान था कि सूरों का गड्ढा कहाँ है। इतने में सिंधी साहिब आ गए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ सूरन। मैंने पूछा कि सूरन क्या? तो कहने लगे कि जिमीकंद। तो समझा कि सूरन का गड्ढा क्या होता है। पुराने महल में सब अदालतें, जेल खाना, शस्त्र घर हैं। बाहर 3 सिपाही सलामी दे रहे थे। उनकी बंदूकें पुराने ढंग की थी। अंग्रेजी सरकार नए ढंग की बंदूकें अब रियासतों को देना पसंद नहीं करती। 2 तोपें जमीन पर पड़ी थी। पता चला कि उनकी गाड़ियां भी ले ली गई हैं। शाम को सत्संग क्लब घर के मैदान में हुआ। नाम निर्णय करूं भाई पढ़ा गया। उसके बाद तुलसी साहिब की गजल, सुन ए तकी ना जाइयो जिनहार देखना, पढ़ी गई। रात के 9 बजे हम अपने विश्राम गृह लौटे। 18 नवंबर 1942। प्रातः हुजूर और हम सब लोग एक आदर्श गांव जो यहां से 4-5 मील दूर कृष्णा नदी के पार है देखने गए। वहां तंबाकू और चरी खड़ी थी। हुजूर को कई प्रकार के लकड़ी के हल और बीजने की मशीनें दिखाई गईं। यहाँ के बैल हरिष्टपुष्ट होते हैं। यहाँ की मिट्टी काली है जिसमें संतरा और माल्टा नहीं हो सकता, जबकि कपास यानी रुई और कमाद यानी गन्ना हो जाता है। इसके बाद हम लोग राजा साहिब का मॉडर्न गार्डन जो उनके महल के पास ही है देखने उतर गए। वहां हरे नारियल का पानी पिया और सुपारी के वृक्ष देखे जो नारियल जैसे होते हैं, परंतु यह वृक्ष पतले और सीधे होते हैं और इन पर सुपारियां लगी देखी गई। नारियल का वृक्ष 12 मास फल देता रहता है। हरे नारियल का मीठा पानी कुछ खट्टा था, फिर भी स्वादिष्ट और ठंडा।
कुछ लोगों ने पानी पीकर गिरी खाने के लिए नारियल फोड़े। सफेद सफेद गुदा सा निकला, जिसको मलाई बोलते हैं। मैंने भी कुछ मलाई खाई, परंतु सारे रास्ते मलाई का फूसक यानी फोक फेंकता आया। कुछ अमरूद भी दिए गए, परंतु कच्चे थे। भाई शादी रात का भूखा था, बड़े चाव से खाता रहा। भूख कच्चा पक्का कुछ नहीं देखती। महल में आकर राजा साहिब ने अपने परिवार के साथ हुजूर का फोटो खिंचवाया। फिर हुजूर का एक फोटो अकेले का और एक फोटो राजा साहिब और उनके स्टाफ के साथ लिया गया। आज सुबह सत्संग नहीं हुआ। शाम को सत्संग में कबीर साहिब की वाणी में से सुमिरन का अंग पढ़ा गया। 19 से 20 नवंबर 1942। सुबह राजा साहिब के पोते का नामकरण संस्कार 9 और 10 बजे के बीच राजा साहिब के बड़े मर्दाने कमरे में हुआ। बच्चे को परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार हुजूर ने पालने में अपने शुभ कर कमलों से लिटाया। इसके बाद उसका नाम रखा पुरुष रामराव भाऊ। इसके बाद प्रसाद में पेड़े सब छोटे बड़ों को बांटे गए और संबंधियों ने बच्चे को रुपए दिए। हम सब ने 600 रुपए दिए। बीबी लाजो ने 50 रुपए दिए। उसके बाद हुजूर ने सारे परिवार को बधाई दी और हुजूर 40-50 स्त्री पुरुषों को नामदान देने चले गए। हम सब लोग अपने कमरों में आ गए। अब दोपहर को डॉक्टर साहब सांगली में खींचे गए फोटो ठीक से रख रहे थे और साथ साथ हर फोटो के पीछे नोट लिख रहे थे। नौकर सामान लेकर 5 बजे शाम को मिराज रेलवे स्टेशन से सवार होंगे, क्योंकि रात को 9:30 बजे गाड़ी उसी स्टेशन से चलती है। वहां से सामान आसानी से रखा जा सकेगा। शेष लोग बुध गांव से सवार होंगे। सुबह 6 बजे पूना पहुंच जाएंगे। हम लोगों को राजा साहिब ने अपने हॉल में बुलाया और सबको एक एक चांदी का टी सेट और एक गड़वा और चांदी की एक कटोरी दी, जो धन्यवाद के साथ ले ली गई। नौकरों को 15-15 रुपए इनाम के रूप में दिए गए और पाठियों को 100-100 रुपया दिया गया। इसके बाद हम सब लोग खाना खाकर 10:30 बजे के करीब मोटर कारों से बुध गांव रेलवे स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी 1.5 घंटा लेट थी। मुझे महाराज जी ने अपने फर्स्ट क्लास के कमरे में अपने ऊपर की बर्थ पर सोने की आज्ञा दी। मेरे साथी और दीवान साहिब दूसरे दर्जे में थे, क्योंकि फर्स्ट क्लास की कोई सीट रिजर्व नहीं हो सकी थी। बीबी लाजवंती को यह शिकायत रही कि रात को उसे अकेले ही इंटर क्लास में सफर करना पड़ा। हालांकि बाद में हमारे आदमी उसके डिब्बे में चले गए थे। रात को गाड़ी 1.5 घंटा और लेट हो गई। हम सब पूना 10 बजे पहुंचे। जनरल साहिब की कारें आई हुई थी। हम उनके महल कोरेगांव पार्क में चले गए। नौकर पीछे से तांगों में सामान लेकर पहुंचे। पहले हमने चाय पी, फिर नहा धोकर खाना खाया। फिर हुजूर ने आराम किया और हम जनरल साहिब की कार में पूना शहर की सैर करने चल दिए। वहां साड़ियों आदि की खरीद को ही पूना की सैर समझा गया। हाँ, बाजार जाने से पहले दीवान साहिब ने पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज को देखा, क्योंकि 40 साल पहले वे उस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। जब साड़ियों की खरीदारी हो गई तो हम पूना के दूसरे बाजार की सैर को निकले। परंतु बदकिस्मती से जब हमारी मोटर कार एक चौक में से धीरे धीरे गुजर रही थी, तो सामने गली में से आती हुई एक कार सीधे इसके साथ टकरा गई, जिससे हमारी कार का शीशा और मडगार्ड टूट गए तथा कार के बाहर का रंग भी उखड़ गया। हमें बड़ा दुख हुआ। उस मोटर कार का नंबर और दुर्घटना स्थान का नाम नोट करके हम वापस आ गए। रास्ते में बंद बाग और मूला मुट्ठा दरिया देखा।
दरिया के आर पार एक पत्थर का मजबूत बांध लग रहा है। बांध चौड़ा है जिस पर लोग सैर करते हैं। कुछ पानी झील की तरह से ठहरा हुआ है, कुछ बांध में से दूसरी तरफ जाता है। बांध के बाहर दरिया के किनारे पर एक बाग है, इसलिए उसको बंद बाग कहते हैं। हुजूर तो आज सारा दिन काम में लगे रहे। उनको ना तो खाने का ध्यान है, ना अपनी सेहत का, ना सैर का। पहले नाम दिया, फिर कर्नल सैंडर्स, कर्नल डक और उनकी धर्मपत्नी और दूसरी रानियों से बात करते रहे। मैं साथ साथ अनुवाद कर रहा था। फिर शाम के 6 बजे के करीब सत्संग हुआ। गुरु कहें जगत सब अंधा। मैं कर्नल डक और उनकी धर्मपत्नी को अनुवाद करके सुनाता था। हुजूर ने फरमाया कि मांस खाना क्यों मना है? पाप तो गेहूं, अनाज और सब्जी खाने में भी है, क्योंकि सब में आत्मा और जान है। परंतु अनाज और सब्जियां प्रकृति के कारखाने में सबसे निचले दर्जे पर हैं। उनको खाए बिना निर्वाह असंभव है। इसलिए उनको खाना ऊंचे दर्जे के जीवों को खाने की अपेक्षा कम पाप है। सत्संग के बाद मेरे शहर के एसडीओ पंडित चेतन दास मुझसे मिलने आ गए और उनको साथ लेकर हम सब पैदल सैर करते हुए बांध और मूला दरिया की तरफ चल दिए। हुजूर मोटर कार में बाहर चले गए। यहां रात को पुलिस बिजली की रंगदार रोशनी द्वारा चौराहों पर यातायात का प्रबंध करती है। एक सिपाही लाल रंग का क्रॉस निशान उस तरफ बटन दबाकर कर देता है जिस तरफ से रास्ता बंद करना होता है। ऐसा मैंने पंजाब में नहीं देखा था। 21 नवंबर 1942। इसके बाद डेक्कन क्वीन में सवार होकर हम दिन के 11 बजे बंबई वीटी स्टेशन पर पहुंच गए और वहां कारों द्वारा लक्ष्मी बाग में स्थित धर्मशाला में आ गए। बंबई में मौसम गर्मी का ही है, चाहे नवंबर का अंत आ गया है। यहां 22 नवंबर इतवार को दोपहर तक पंखे चल रहे हैं। सत्संग उसी मकान के नीचे के हॉल में हुआ जिसमें 1500 आदमी आ जाते हैं। परंतु जगह की कमी के कारण अब शाम का सत्संग वर्ली नाका में होगा। आज जज साहिब के संबंधी मुझे और बाकी लोगों को कार में बिठाकर अपने बर्तनों के कारखाने दिखाने ले गए, जो रे रोड के परे डॉक यार्ड के पास हैं। इस कारखाने में पीतल और तांबे के बर्तन, थालियां, कटोरियां, गुजराती लोटे आदि बनते हैं। आजकल लड़ाई के कारण पीतल, तांबा आदि नहीं मिलता, इसलिए पुराने टूटे फूटे बर्तनों से ही नए बर्तन बनते हैं। इस फैक्ट्री में से कुछ जगह दूसरी फैक्ट्रियों को किराए पर दी हुई है। एक में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। उसके इंचार्ज ने बताया कि संगमरमर की टाइल शौचालय में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि संगमरमर पानी को सोख लेता है, बल्कि उसकी जगह चीनी मिट्टी की टाइल लगानी चाहिए। इस कारखाने के सामने एक दूसरा कारखाना था, जिसमें लेथ यानी खराद से मशीनें तैयार की जाती थी। उसका इंचार्ज एक डेनमार्क का निवासी था। यह कारखाना साफ सुथरा था, यद्यपि बर्तनों के कारखाने में सफाई नहीं रखी जा सकती। मैं और हमारी पार्टी रात के 9 बजे चौपाटी की सैर को गए। समुद्र का दृश्य था, चांदनी रात थी। इक्के दुक्के आदमी समुद्र के किनारे बेंचों पर बैठे चांदनी में समुद्र की लहरों का दृश्य देख रहे थे। हमारी पार्टी ने नारियल का पानी पिया और फिर घर आकर 10 बजे के बाद भोजन किया। रात को बिजली के पंखों के नीचे सोए। 22 नवंबर 1942। आज इतवार के दिन सुबह अंग्रेज, हम लोग और देसी बाबू जुहू नहाने के लिए गए। यहाँ समुद्र का किनारा नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है। वर्ली और चौपाटी की तरह इसमें बू नहीं है।
सैंडहर्स्ट रोड से जाएं तो पहले वर्ली आता है, जहां बाबा सोमनाथ का सत्संग घर है। यहां रेडियो स्टेशन है। उसके परे शिवाजी पार्क और दादर आता है। दादर से परे बांद्रा, सांता क्रूज और जुहू। सारे रास्ते में बड़े साफ सुथरे कोठीनुमा कई कई मंजिले मकान आते हैं। सड़कें इतनी साफ हैं जैसी पंजाब में नहीं देखी जाती। सब जगह चहल पहल है। मैं, महाराजी और दूसरे लोग राय बहादुर लाला शंकरदास, वकील लायलपुर के सुपुत्र KL सोंधी के घर गए, जो जुहू में है। फिर वहां से वापसी पर उनके दूसरे सुपुत्र SL सोंधी के घर माटुंगा गए। वह दूसरी मंजिल में रहते हैं। वह भी ऐसा ही साफ सुथरा था। चारों ओर शांति बरस रही है। पंजाब के शहरों की तरह शोरगुल नहीं है। वहां से 10 बजे आकर हुजूर ने सत्संग किया। जग में घोर अंधेरा भारी, और बाबा सोमनाथ ने उसका अनुवाद मराठी भाषा में करके लोगों को सुनाया। इतवार का दिन था, दुकानें बंद थी। सुबह हुजूर ने लक्ष्मी बाग में और शाम को आर्थर रोड, जैकब सर्कल और बाबा सोमनाथ के मकान पर वर्ली नाका में सत्संग फरमाए। दोनों स्थानों पर बड़ी भीड़ थी। जेकब सर्कल में एकत्रित लोग अधिकतर बंबई की मिलों में काम करने वाले और उनके परिवार के लोग प्रतीत होते थे। वर्ली नाका में रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी स्त्रियां तथा पढ़े लिखे लोग दिखाई दिए। जुहू से सेठ मंगलदास जी और डॉक्टर मिराजकर, जो बंबई के प्रसिद्ध सर्जन हैं, हुजूर के दर्शन के लिए आए। सर चुन्नीलाल मेहता भी आए हुए थे। दोपहर के समय हुजूर कार में हमारी पार्टी के साथ लाला देवी दयाल तुलसी राम के मकान पर गए, जो चौपाटी मरीन ड्राइव में है। वहां उन लोगों की एक साधु के साथ 15-20 मिनट ज्ञान चर्चा होती रही। उनमें से कुछ ने सोमवार को नाम भी ले लिया। 23 नवंबर 1942। आज सुबह मैं और डॉक्टर साहेब बस में सवार होकर 8:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। वहां से वापस आकर मैं सरदार निहाल सिंह सन्यासी दवाखाना वाले के साथ लोहार चाल गया। लोहार चाल प्रिंसेस स्ट्रीट के पास है और प्रिंसेस स्ट्रीट कालबा देवी के पास। इसके बाद हम क्रॉफर्ड मार्केट में मौसमियां लेने गए और 12 दर्जन खरीदी। जनरल राजवाड़े ने 12:30 बजे दोपहर ताजमहल होटल में मुझे, डॉक्टर साहेब, दीवान साहेब और उनके पुत्र लाला अमरनाथ को भोजन के लिए बुलाया हुआ था। हम वहां गए। ताजमहल के कमरे में जनरल साहेब और उनकी रानी साहिबा के साथ अंग्रेजी रसोइयों का बनाया हुआ वैष्णव भोजन खाया। सारा होटल देखा। कहा जाता है कि खाने के कमरे को एयर कंडीशन कराने में 2 लाख रुपया खर्च हुआ। कमरे में बड़ी सुगंध और ठंडक थी। बाहर का शोर या गर्मी नहीं थी। सैकड़ों मेजें लगी हुई थी, जिन पर तरह तरह के लोग, जिनमें अधिकतर अंग्रेज थे, खाना खा रहे थे। एक तरफ 2-3 देसी लोग वायलिन बजा रहे थे और एक मेम उनके साथ पियानो बजा रही थी, जिससे खाने वालों का मनोरंजन हो। यहाँ 1 बोतल सोडे की 12 आने और लेमनेड का 1 रुपया लेते हैं। हमारे मेजबान ने खाना खिलाने वाले बैरों को 5 रुपये इनाम में दिए। मेरे विचार में प्रति आदमी 20 रुपये खर्च आया होगा। बैरा खाने के साथ पानी के स्थान पर बर्फ में ठंडा किया हुआ लाइम जूस हर एक के गिलास में भरता रहता था और उसे कभी कम नहीं होने देता था। यह गिलास मामूली ना था, बल्कि शीशे के पाए पर जड़ा हुआ था। पहले सूप दिया गया, फिर बेसन की तली हुई टिक्की, टमाटर सॉस, आम और कई चटनियों इत्यादि के साथ दी गई।
फिर उबली हुई गोभी दी गई। नमक मिर्च अपनी तबीयत के अनुसार डालना था। उसके बाद फ्रूट सलाद और क्रीम दी गई। केक की एक पतली सी मीठी और सूखी टुकड़ी बर्फ से ठंडे किए हुए मक्खन के साथ रखी हुई थी। भोजन समाप्त करके हम वापस आ गए। शाम को सामान लेकर मैं तो रेलवे स्टेशन पर आ गया। हुजूर बंबई की संगत को दर्शन देते रहे। बंबई सेंट्रल में कुछ टिकटों का झगड़ा रहा। हुजूर के दर्शन को बहुत सी संगत आई थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, परंतु हमारे लिए गाड़ी का डिब्बा रिजर्व था। हमारा सारा सामान उसमें रखा गया। रास्ते में भसीन के स्टेशन पर केले बहुत सस्ते थे।